खाना बना पुलिस का हम लोगों का, हम नीचे खा रहे और फूलन देवी गैंग ऊपर खाना खा रहा था। आज की पुलिस दरोगा सूर्यवाद है कि दिखा दो, हम चैलेंज कर दें। ये पकड़े करके जंगल के अंदर लड़कियों का शोषण करते थे या फिर इनकी कोई गैंग होती थी जो महिलाएं लड़कियों को पहला फुसला के वहाँ भेज देती थी? मलखान सिंह कभी दुराचारी नहीं रहा। अच्छा। उसने पकड़े की शायद तब डकैती भी डाली। किसी महिला के साथ अवैध विवाह उसके गैंग के सदस्य कोई नहीं कर सकता। कि अरविंद बोल रहा हूँ, मेरे बेटे का भी नाम अरविंद है। तो मैंने की आवाज़ तेरी भारी कैसे हो गई भाई? कि मैं अरविंद गुजर बोल रहा हूँ। तो मैंने उसको 50 गाली दी, तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई अच्छा मुझसे बात करने की? अच्छा, एक बात बताइए, जैसे डकैत जो होते थे, लोग ये कहते थे कि वो किसी कारणवश डकैत बने हैं, लेकिन उसके बाद उनकी अय्याशियाँ जारी रहती थी। हर डकैत का मैंने देखा है कोई ना कोई महिला से संबंध रहता था। ये भी दो एक किस्सा मुझे याद आ गया। तो निर्भय गुर्जर का जब मैंने वो देखा, ऐसी छोटी सी लड़की, एक इतनी बड़ी लड़की 12-13 साल, उसका भी किस्सा बता दे रहा हूँ, आप और किस्सा बता दे रहा हूँ। तो ये जो डाकू होते थे, ये जैसे अय्याशियाँ जो ये करते थे, महिलाओं की पकड़ें करते थे, तो क्या ये पकड़ें करके जंगल के अंदर लड़कियों का शोषण करते थे या फिर इनकी कोई गैंग होती थी जो महिलाएं लड़कियों को पहला फुसला के वहाँ भेज देती थी? ये पूरा कल्चर क्या था? ऐसा नहीं है। हाँ। मैं बता रहा हूँ, ये जो गुप्ता थी नीलम, निर्भय के पास नीलम, इसकी निर्भय ने पकड़ नहीं की थी। अच्छा। इसको कुछ लोग लेके गए और निर्भय को दे आए। अच्छा। निर्भय को दे आए तो वो आ नहीं पाए, तो निर्भय ने उसको अपने पास रख लिया। भाई इंसान को भी तो तमन्ना है, महिला नहीं मिल रही है तो रख ली उन्हें आगे। तो ऐसे करके वो रही, उसको असला सिखाया चलाना, वो बनाया। फिर वो डकैत वो चलाना नहीं जानती, उसको प्रपोज करते थे कि बहुत बड़ी डकैत, वो तो बच्ची जैसी थी। डकैत राइफल चलाना, जैसे फूलन देवी कैसे बनी विषम परिस्थितियों में, कुसुमा नायन लालाराम की थी कैसे बनी, फिर वो लालाराम फिर निर्भय के साथ आ गई। तो एक दिन पूजा लवली पांडे अरविंद गुजर में थी, मेरे पास तो कहते फोटो ले आता, मेरे पास फोटो है। तो राइफल डाले, तो ये आती थी तो फिर गैंग वाले जाने नहीं देते थे। फिर वो गैंग लीडर ही उसके साथ अपने पास रखता था। तो महिलाओं के चक्कर में भी आपने कभी सुराग लगा के कुछ मार पाए डकैत कि मजबूत हो जाती थी? ऐसा है, एक बार वो जितेंद्र श्रीवास्तव थे, अंदावा से कोमिंग की। तो अंदावा होती, बिनाकपुरा होती, बाजरा खेते वाले गैंग भागा। तो एक पप्पू लड़का था, वो गैंग में रहता था बिनाकपुरा का। तो हम उस गांव से निकले, कोहरा पड़ रहा था, सुबह हो गई। तो हमने सीओ साहब से कहा, जितेंद्र सीओ साहब से ऐसा मैं पपुआ के घर हुआ हूँ, ये साले का झोपड़ी पड़ी है, साले चूल्हे तोड़ जाए साले के डकैत के। अरे का छोड़ो चलो, मैंने हम नहीं माने, भाग देखिए उस लड़की का। मैं मनोज जी गया उसके घर पे, तो वो कच्चा बना था ऐसे ही चूल्हा, तो बना ले चूल्हा बना, दीवार से लगा लेते पतली ही। मुझे सिर दिखाई दिया एक, अरे इसमें तो कोई बैठा है। हम गए तो एक लड़का बैठा और लड़की। तो उठे वे उस झोपड़ी हम भागे भीतर, हमने पकड़ लिया लोंडे को पकड़ लिया। तो सिपाही साहब तो लड़की के हमने पूछा कहाँ की, उसकी भाषा हमें पूर्वी लगी, गोरखपुर साइड की। तो अब जाके मैं बताया तो हमें 2 झापड़ दिए उसके। बताया उसने ऐसे ऐसे बात है। तो वो लड़की को वो गैंग लेने आया था। अच्छा। वो गैंग लेने लड़की को आया था जो भागा, कि भाग गए लड़की का, जो पहुंच गए। आप पहुंच गए बाई चांस, देखने लगे तो फिर उसको हम लाए थाने, लड़की को थाने में रखा, अपने कमांड रूम में रखा। उससे पूछा तो पता चला कि वो बाबा जय गुरुदेव के यहाँ से पकड़ के आई थी। अच्छा। तो मैंने बाबा जय गुरुदेव को फोन किया, वो उनके भतीजे थे खितौरा वाले, पंकज उनका नंबर था। मैंने ये ऐसे बात है, ये लड़की ये बता रही है कि ये हमें DCM में रोड पे थी, ये डाल लाए, ये गैंग से छूटी है, मेरे पास थाने पे है, अनाउंस करा दो। तब उनका वो चल रहा था कोई कार्यक्रम, मेला भीड़ थी, तो उन्होंने वहाँ से अनाउंस कराया। तो जियनपुर गांव देखो आज याद आ गया, जियनपुर है वही कोई गोरखपुर साइड में, वहाँ की लड़की थी। तो वो आए बेचारे, तो वो पहुंचे पहले कन्नौज ने समझा कन्नौज में, फिर वो बकीवर आए, मैंने उनको लड़की दी, सकुशल ले जा। तो भाई लड़की भाग्यशाली है, बच गई, नहीं कभी जिंदगी में तुम्हें ये मिल नहीं पाती, शोषण होता। तो ऐसे लड़कियां पहुंचती थी मजबूरी में। फिर वो गैंग वाले रख लिए
हाँ, फिर उनको फिर कोई आने का- निकाले, फिर उनको भी उसमें कोई मजा रा- आने लगता था। रास्ते ही नहीं जाने का, कोई तो कहाँ फिर जाएंगे भाग के उसको बेड़ जीना सीख लेती थी अरे अब उससे। जहाँ बैठे आप इसमें लड़की आ जाए, कोई लड़का आ जाए, भाग पाएगा? हाँ, फिर कभी जब उसको, और जो आज आती थी वो ये तो कभी सोचती नहीं होगी कि अब जीवन में उसको कभी दोबारा दुनिया देखने को मिलेगी। हाँ, तो जब वही ना, वो इतना डर भय हो जाता था, हिम्मत नहीं पड़ती थी। तो आपने आज बहुत सारे, मतलब मैंने बहुत काम किया है, लेकिन आज जो आपसे बात करके मुझे पता चला कि बहुत सारे चीज़ों से तो मैं अनभिज्ञ हूँ। मुझे ऐसा लगता था मैंने इस पर काम किया है तो मैं बहुत सारे लोगों को, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक बहुत छोटा पोर्शन जान रहा हूँ। आपका जो 25 वर्ष का 30 वर्ष का जो अनुभव है वो काफ़ी विस्तृत है। तो मुझे ये बताइए कि कभी ऐसा हुआ कि धमकाने के लिए या रिश्वत के तौर पर, अब हालांकि ऑन कैमरा मुझे नहीं पता आप बताएंगे कि नहीं, लेकिन अगर ईमानदारी से बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि अब तो आप रिटायर हो चुके हैं। देखो ऐसा है, रिटायर जरूर हो चुके हैं, पर तो नाम लेना ठीक नहीं है। अच्छा, अच्छा ही लगता, समाज में सम्मान है उसका, कुछ अच्छा नहीं है। हाँ, डकैतों का फोन जरूर आया। मैं एक बार बकेवर से आ रहा था, तो परसूपुरा के पास में बुलेट से था, तो फोन आ गया, हमने उठा लिया। तो मैंने कौन, कि अरविंद बोल रहा हूँ, मेरे बेटे का भी नाम अरविंद है, इंडिया टीम होगी, खेला इंडियन ओवर में। तो मैंने कहा आवाज़ तेरी भारी कैसे हो गई भाई, कि मैं अरविंद गुजर बोल रहा हूँ। तो मैंने उसको 50 गाली दी, तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई अच्छा, मुझसे बात करने की। तो आप ताज्जुब मानोगे, इटावा तक आया, उसकी 50 कॉलें आई, फिर मुझे स्विच ऑफ करना पड़ा। फिर एक पत्रकार साहब है बखेवर के, वो गए होंगे मिलने। अच्छा, उनने बताया कि साहब ऐसो बखेवर तो बहुत ही खूंखार है, वो जिन्हें हमें 50 का फोन क्या मिला दिया, इतनी गाली दे दी। तो बोले तेने गलत मिला दिया, वो ऐसे ऐसो है ही नहीं जो डकैतों से संपर्क करे या डकैतों को कोई बुधे, वो रुकने देते तुमको अपने क्षेत्र। वो केवल बात कर रहा था हमेशा, अब आपके क्षेत्र रुकने दो, जो बताओ आपको हम, मतलब हफ्ता और वापस महीने के हिसाब से बन जाए। आए ऑफर आए, ऐसे की बात हुई, सत्यता है ये। तो ये तो बीगड़ की तमाम सारी जानकारी आपने मुझे दी। मुझे अब ये बताइए कोई ऐसा किस्सा जिसको याद करके आज भी आपको लगता हो कि कुछ ऐसा अद्भुत हो गया था, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, या ऐसा किस्सा जो आप बताना चाहते हैं हमारे दर्शकों को, आपके जीवन में कोई ऐसी घटना जो यादगार हुई हो बीहड़ में नौकरी के दौरान? ऐसा है, जब एक बार तो घटना, जब मैं राशि राठौर सीईओ थे, ऑपरेशन रतूड़ी कप्तान थे, तब कोम्बिंग हो रही थी। तो आप मनोज जी ताज्जुब मानेंगे, एक प्रधान के यहाँ खाना बना पुलिस का, हम लोगों का, हम नीचे खा रहे और फूलन देवी गैंग ऊपर खाना खा रहा था। अच्छा। उसी मकान में। गांव का नाम बताएंगे? गांव का ध्यान नहीं मुझे, अजीतबल क्षेत्र पड़ता है। अच्छा। तो ऊपर खाना फूलन देवी गैंग खा, नीचे हम खा रहे थे। प्रधान ने हाथ जोड़ के, भाई हम तो गए ही थे, फूलन देवी से कहा कि आप चुपचाप ऊपर पड़े रहिए, हमारी इज्जत बनी रहे, नहीं खाम खाई हमारा 3 तनावा हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा। तो जब वहाँ से चले आए उसके बाद पता लगा कि ऊपर फूलन देवी थी, अगर कोई घटना हो जाती मारे जाते। एक घटना हुई जो रोंगटे खड़े होते हैं, खिल्लू मल्ला एनकाउंटर में। जब खिल्लू मल्ला एनकाउंटर हुआ था, हम 9 आदमी थे, नीचे खार में थे, खिल्लू को गोली लग गई थी और रज्जन गैंग पड़ा था जमुना किनारे। अच्छा। वो आ गया टीकरी ऊपर, हम नीचे, तो जान आफत भी थी, अगर ये पता लग गया तो अभी यहाँ हो जाएगा। तो उन्होंने फ़ोन मिलाया, हमारा फ़ोन भगवान की कृपा से मिल गया ड्राइवर को। ड्राइवर ने कहा, उन्हें लिया गाड़ी, तो मैंने ऐसे चढ़ाई और लाट पड़ी बीहड़ में। तो गैंग समझा कि पुलिस आ गई। तो गैंग जगह छोड़ गया। तो कई घटना ऐसी हुई हैं जो याददाश्त में है। ये मछली वाली घटना याददाश्त में है आपकी। ये है वो परम वो क्या मरा था 50 ग्राम, उसको लाद के लाए, वो घटना याद है। कई घटनाएं जो साक्षात होती हैं वो याद रहती हैं, ऐसा नहीं है। जो बनावटी होती है वो नहीं याद रहती। अच्छा, अब जो जैसे मैं जिन डकैतों से मिला हूँ, अब मैं ये देखता हूँ कि उस समय उनका बड़ा एक खौफ, टेरर रहा हो गया। एक तरह से एक रसूख माना जाता था, बागी होना, डकैत होना। तो मैं जब किसी बागी से बात करता हूँ या डकैत से, तो वो इस तरह से कहानी, जैसे वो रॉबिन हुड है, इस तरह से कहानी सुनाता है, उसने ये किया, उसने वो किया, उसने वो किया। क्या ये जो लोग थे, ये सच में कोई कैरेक्टरवान लोग होते थे कि ये मतलब
अत्याचारी और उस तरह के दुराचारी लोग होते थे। ये आप ज़्यादा समझ सकते हैं क्योंकि आपका उनका आमना सामना होता रहा है और आपने दोनों पक्षों को देखा भी होगा। ऐसा है, पहले जो गैंग थे बड़े बड़े, मलखान सिंह कभी दुराचारी नहीं रहा। अच्छा। उसने पकड़े की, शायद तब डकैती भी डाली। किसी महिला के साथ अवैध व्यवहार उसके गैंग के सदस्य कोई नहीं कर सकते। दुराचारी जगजीवन रहा। अच्छा। आपका राम आश्रय श्री राम लायाराम रहा, और वो सलीम मुस्तकीम, अच्छा, सलीम गुजर, ये दुराचारी रहे। तो हर गैंग हर तरह का मानसिकता वाला था। अच्छा। ऐसा नहीं है कि सभी एक से हों, समाज में सब तरह के व्यक्ति ऐसे ही डकैत। आपने मान सिंह राठौर का नाम सुना ही होगा। ये बहुत पहले किस्सा है। पहले है। मैं एक बार उनके गांव में गया, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं और मान सिंह, बड़ा मन था कि लोग मान सिंह राठौर के बारे में बातें करते थे। तो उधर आगरा जिले में पड़ता है उनका गांव खेड़ा राठौर। मैं एक बार गया वहाँ, तो वहाँ मैंने देखा उनका परिवार के लोग मिले, मंदिर बना हुआ है बाकायदा। तो वहाँ के लोगों ने जो उनके किस्से सुनाए, बताया कि वो लगभग 62 साल की उम्र में डकैत बने थे मान सिंह राठौर। उनकी बड़ा, और बता रहे 1000 बीघे के वो काश्तकार थे, एक तरह से जमींदार थे उस इलाके के। तो ऐसे भी लोग, जो चरित्रवान लोग, जो किसी पीड़ित के साथ खड़े हो गए और उस चक्कर में पुलिस ने उनको प्रताड़ित किया और इस वजह से उनको बीहड़ में जाना पड़ा। लेकिन ये पुराने लोग रहे होंगे। इधर जो मैंने डकैतों की गिरती हुई साख देखी, निर्भय गुर्जर एंड इस तरह के जो लोग पार्टी, इन लोगों ने डकैतों की बहुत ही छवि खराब, बहुत छवि खराब कर दी है। जैसे छविराम था एटा छेद प्लेन में, जी जी, वो अत्याचारी नहीं था, बड़ों से लूटता था, गरीबों को बांटता था। अच्छा। छविराम आपसे बहुत पहले हुए होंगे? नहीं, हम तब पुलिस में थे जब छविराम थे। अच्छा। तो अब जैसे मलखान सिंह थे, आप चले जाइए, मलखान मंदिर बनवाया। हाँ। मंदिर बना हुआ है ये चक्कर नगर और उदी के बीच में। फिर उन्होंने एक इधर को कार्यक्रम किया था, नहीं हो पाया था, पुलिस ने नहीं करने दिया था, मंदिर भंडारा। तो ऐसा नहीं है, फूलन देवी थी, क्रूर थी, वो क्रूर हो गई थी उस घटना से। जैसे हमारे सिपाही 3 मारे थे चंबल में, सेसु क्षेत्र में। अच्छा। वो जा रहे थे गश्त करते हुए, ये पड़ी थी, तो खाम खाम इनको मार दिया। तभी से फूलन देवी के पीछे शासन पड़ गया था, कैसे भी इनको पकड़िए। तो हेलीकॉप्टर दिया गया, वो दिया गया। बाद ही परिस्थितियाँ थी, क्या हुई क्या नहीं अलग बात है। तो वो गोली मारती थी और मारती थी। तो आज आपने बड़े सच्चे किस्से सुनाए और आपके साथ बैठकर बातचीत करते हुए पता ही नहीं लगा कितना समय गुजर गया है। ऐसे लग रहा है जब आप सुनाते हैं, क्योंकि आपके सामने वो घटनाएं गुजरी हैं, तो दर्शक भी देखेंगे तो उनको ये महसूस होगा कि मतलब सामने ही एक चलचित्र जैसा चल रहा है। कुछ डकैत ऐसे थे, जैसे रज्जन गुजर है, सलीम था। कहते सलीम के तो 5-7 औरतें रखा करता था। और ये इनमें पकड़ी हुए अपराध रखते थे। उनको कैसे रखते थे ये मैं बता रहा हूँ। जंजीरी से बांध दिया पेड़ से, लिंगी में छेद कर दिया, रस्सी बांध दी। और इतनी क्रूरता। गांजा पीते हैं तो चिलम डाल दी, कान में जला दिया। अच्छा। रोटी के तवे से उनके पुट्ठे जला दिए। यानी इतना क्रूरता करता था। और सलीम गुजर तो जूता के उसमें डाल देता था सब्जी, अपराधों को खिलाता था। तो ये इनकी अलग अलग मानसिकताएं हैं। डकैतों की जैसी मानसिकता है, जैसा उसका उद्देश्य होता है, वो वैसे करता है। सब डकैत समाज में नहीं होते। समाज में तो झगड़ालू किस्म के हैं, कोई शरीफ लोग ऐसे ही बदमाश हैं, अपराधी हैं। इनका अलग अलग मानसिकता हो जाती है। कोई क्रूर हो जाता है, कोई मानवतावादी होते हुए डकैत होता है। कुछ डकैत ऐसे हैं जो पुलिस को देख के हट जाते थे, नहीं सीधे मुठभेड़ करते। होशियार डकैत। होशियार डकैत नहीं सीधे भिड़ते पुलिस से, भिड़ते भी नहीं थे। सही बात। तो पुलिस की बहुत बड़ी मजबूरियां थी। बहुत विकट परिस्थितियों में गैंगों का सफाया किया। बेहड़ में रास्ता न होते हुए ये तो माननीय नेताजी मुलायम सिंह देन है, जो उन्होंने सड़कें और पुल बनवा दिए, जिससे पुलिस 1-8 घंटे में शहर पहुंच जाती है। अच्छा, इन डकैतों को मरवाने में अब चूंकि आपने मुलायम सिंह यादव जी का जिक्र किया है, तो इनकी भी कोई भूमिका थी? हाँ, उन्होंने स्पष्ट कहा था डीजीपी से, भाई मुख्यमंत्री डीजीपी से कहेगा, सबसे एसएसपी थोड़ी कहेगा कि मुझे डकैतों का सफाया चाहिए। अच्छा। निर्भय को चाहिए,
वो निर्भय मरा। लाश रखी पोस्टमार्टम हाउस में निर्भय की। सीमा परिहार बाहर बैठी थी। डीजीपी साहब, सुपाल सिंह साहब परेशान थे, दलजी चौधरी परेशान, कैसे पोस्टमार्टम हो। लिहाजा हमको बुलाया गया, ऐसो बकेवत थे हम। तो हमने कहा हम क्यों कराएंगे पोस्टमार्टम, हम कहा उस टीम में थोड़े से हम कराएं। तो कहा गया कि भाई शासन परेशान है, डीजी परेशान है, वो नहीं होने दे रही है कुछ सीमा परिहार। तो मैं गया, सीमा बैठी थी बाहर, मैंने उससे कहा, थोड़ा टाइटली कहा, मैंने पोस्टमार्टम कराया डॉक्टर साहब से, पोस्टमार्टम हुआ रात में। तो मैंने उसको हाँ ये कहूँगा, निर्भय गुजर की बॉडी आज भी मेरे इसमें नंगा लेटा था तो ऐसे उंगली रखते थे तो गड्ढा नहीं होता था। गड्ढा नहीं होता? हाँ, इतना मजबूत शरीर था उसका। अच्छा। हैंड तो बड़ा। तो उसका पोस्टमार्टम हुआ, उसके भाई को साथ लिया, जाके दाह संस्कार करवाया। तब हमने मीडिया जा चुकी थी, सब लगी थी छतरी लगा के। तब हमने एक पत्रकार साहब थे, उनको बताया कि ये निर्भय की चिता जल रही है, दाह संस्कार हुआ, फोटो लेना चिता की ले जाओ। तो उन्होंने कहा क्या, मैंने पोस्टमार्टम में हो गया, जल्दी जल्दी आ। तो गए, केवल चिता की फोटो आई थी मीडिया में। तो नहीं, उसकी एक फोटो टेम्पो पर लदी हुई डेड बॉडी की भी आई थी। नहीं, वो तो गलत है। अच्छा। जब मैं जीप में ले गया, अच्छा अच्छा, कोई किसी ने बना दी होगी, कैसे चली जाएगी। अच्छा। जब मैं साक्षात बता रहा हूँ, हाँ। सीधे गई वहाँ जमुना किनारे, तभी मर, ये तो था नहीं जो अब बनाए मरकटा, वैसे ही जमुना पे जलती थी। तो जलाया तो मीडिया में शायद निर्भय की वही फोटो आई चिता वाली बस। और एक डकैत होते थे गैंग में, तो ये तो खैर गैंग लीडर है, ये आपने देखा होगा निर्भय की ये काला तिलक है वो। ये काले तिलक का क्या किस्सा काला है? तिलक नहीं है, तो शब्द ऐसे लंबे देखते हैं। काला तिलक नहीं है, वो किला डकैत कहते हैं उसको। अच्छा, किला डकैत। जैसे उनके डकैतों में, गैंग में कोई विश्वास पात्र कोई सदस्य था, तो उसको कोला से रगड़ रगड़ के ऐसे तिलक बना देते लंबा। अच्छा। वो परमानेंट तिलक हो जाता है, उसको किला डकैत कहते थे अच्छा। देहाती भाषा में, बेहड़की में। तो वो सदस्य कहीं घूमे, किसी गैंग के पास जा सकता है, उससे कोई बोल नहीं सकता था। अच्छा। उसके ये उसका लाइसेंस कहिए या प्रमाण कहिए, मतलब वो एक तरह से स्वतंत्र था। कहीं जा सकता था, कहीं आ सकता था, कोई मतलब मान्यता प्राप्त डकैत। मानना पड़ता था। तो कोई बोल नहीं था, ये किला डकैत कहते थे। मैंने एक अरविंद लड़का पकड़ा था, उसको यही था। तो ये सदस्य होते थे, गैंग होते थे, तब चलते थे। अब तो हाई फाई जमाना है, अब वो गैंग कहाँ है, गैंग खत्म हो चुके हैं। अब तो डकैती बड़ी पड़ने लगी। पहले डकैती पड़ती थी पकड़ में कि 10,000 मिलेगा, कि 20,000 मिलेगा, एक पता ही हो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसकी हैसियत क्या है। और कितनी मेहनत करनी पड़ती थी, पकड़ उठाओ, रखाओ, उसे खाना खिलाओ। अब साइबर ठगी डकैती इतनी तगड़ी चल रही है, लाखों करोड़ों 2 मिनट में आ जाते हैं। हाँ, और मतलब किस पता तक नहीं चलता कोई। तो अच्छा, अब जाते जाते चूंकि अब बात हम लोग खत्म करेंगे, ये जो आज का समय है इसको आप किस तरह से देखते हैं? एक वो ज़माना हुआ करता था जब अपराधी तो होते थे, पर आज अपराध दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अपराध उससे कहीं ज़्यादा होने लगा है। इस पर आप क्या कहेंगे? पहले अपराध था डकैतों का, अपराधों का कि क्या मिलेगा, डकैती पड़ रही है, सोना मिलेगा कि नहीं, वो प्रत्यक्ष रूप से अपराध था सामने, खुला खेल फरक्काबाजी। मिलेगा कि नहीं अलग बात है। अब मिलेगा ही मिलेगा, जाएगा नहीं, न कारतूस चलेगा, न बंदूक चलेगी, न भागना पड़ेगा। अब अपराध बड़ा संगठित अपराध हो गया है। अब ये साइबर ठगी और मोबाइल और ये, और आदमी देखो मनोज जी बेईमान हो गया है, स्वार्थी हो गया है, और अपना ही आदमी अपने ही दोस्ती में, दोस्ताने में डकैती डाल रहा है। पहले के कुछ मॉरल वैल्यूज होते थे आदमी के, विश्वास होता था। पहले धोखा ही, अब आदमी धोखा ही धोखा है। मैं आपसे दोस्ती करूँ, मैं ही आपको धोखा के आपके परिवार जान गया, धोखा कर जाओ। और ये जो मोबाइल है, ये सबसे बड़ा असला है। ये बम कहिए, ये मोबाइल, इसी मोबाइल से तो ट्रांसफर हो जाता है करोड़ों का। हाँ बिल्कुल। OTP आई, बांध दे दी, धोखे में बेचारे सीधे साथ। देखो आप कितने बड़े बड़े अधिकारी फंसे इसमें। एक CBI का अधिकारी फंसा, CBI का, बताइए, करोड़ों ठग लिए। हाउस अरेस्ट, क्या हाउस, भाई कभी कानून में हाउस अरेस्ट लिखा हुआ है? सामने वाला ना दिख रहा ना जान रहा, वो आदमी अरेस्ट
पड़ा हुआ बैठा है, तो ये तो पैसे भी दे रहा है किसी मतलब बगल वाले आदमी को खबर नहीं जो दूसरे कमरे में है। ये जानकारी का अभाव है। हाउस अरेस्ट का कहीं कालम है ही नहीं कानून में, परंतु आदमी डर जाता है, भ्रमित हो जाता है कि कभी कभी ये कॉल आती है तुम्हारे पास आएगी। एक बार मेरे पास आई, मैं समझ गया, मेरे 8 घंटे साले घुमाया उसको। तो वो कहेंगे तुम्हारा लड़का फला, वो देख लेते साले कहाँ से बायोडाटा, लड़के का नाम तुम्हारा फलाना है कि हाँ, कि तुम्हारा लड़का बलात्कार में पकड़ा गया या थाने बैठा है। अब वो आदि भड़बड़ा जाता है कि इतने भेज दो इस नंबर पे खाते हुए, आदि भड़बड़ा के भेज देता है। तो ये जो चल गई, ये बहुत बड़ी डकैती कहिए, आदमी को शोषण कहिए, आदमी को नंगा कर देते। एक घटना मनोज जी बताऊं, प्रत्यक्ष एक डकैत था झांसी का, उस पर तब 10,000 रुपया इनाम बहुत होता था। अरे 10,000 रुपया, ये बात है 95 की 96 की। अरे बहुत तो बड़ी। भोगलीपुर में मुखबिर ने बताया वहाँ रहता है। तो हम मनोज जी गए, हमारे साथ एक शरद प्रताप और थे SISO। हम वहाँ सुअर के बाड़े में रहे। अच्छा, उसको पकड़ने के लिए मुखबिर ने को पैसे दे दिए कि खाना वो बनवाएगा, और नशे का वो दे दिया था दवाई कि खाने में डाल देना, जब वो नशा बेहोश हो तो उसको पकड़ेंगे हम। तो आप ताज्जुब करेंगे, जिस दिन खाना बना आप सूअर के बाड़े में रह सकते हैं? बताइए, आप पुलिस की बात करते हो। नहीं, कोई सही बात है कि गंदगी कितनी गंदगी होगी। तो वो आया खाना खाने, तो वर्दी पहन के रहे। हाँ, नहीं सादे में। अच्छा, हाँ। तो वो भी होशियार था। हम भी बैठे खाना खाए, उसने खाना नहीं खाया उस दिन। डकैत भी होशियार होते हैं, वादे पे कभी वो जो होशियार होता है कभी वादे पे नहीं चलता है। दूसरे दिन फिर खाना बना, 2 दिन रहे बाड़े में, तब उसने दूसरे खाना खाया, तब बेहोश हो गया। तो वो नहीं चलता था हाथी वाला टेम्पू, बड़ा वाला गणेश, उसमें डाल के लाए। 2 दिन सुअर बाड़े में रहे उस डकैत के लिए। क्या बात है। तब आके उसको लाए। तो घटना है, ये अजीब घटना है। कोई आज की पुलिस दरोगा सुअर बाड़े रह के दिखा दे, हम चैलेंज कर दें। तो ये थे श्री रामनाथ जी, जिन्होंने बहुत सारे अनुभव अपने जीवन के शेयर किए। कैसे डकैतों की दुनिया होती थी, कैसे दुनिया आबाद होती थी और कैसे वही दुनिया बर्बाद हुई। इन सारी चीज़ों पर बहुत विस्तार से रामनाथ जी ने बताया। चूँकि वो 30 वर्षों तक इसी बीहड़ में काम करते रहे, पुलिस की सेवा करते रहे, और उस दौरान जो जो घटनाएं हुई बहुत बेबाकी के साथ इन्होंने बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, और हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही कभी जब हमको ज़रूरत होगी आप हमारे चैनल पर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।